नमस्कार, बीपीएस नागर ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का यह वीडियो 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम वीडियो के इस भाग में त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ बेसिक परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्रों से अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। साथ ही साथ अपने मित्रों को, साथियों को हमारा यह वीडियो शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ साथ वे भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं विपिन कुमार नागर अपने इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेडिंग में हमने पहले ही लिख दिया है कि वीडियो के इस भाग में हम त्रिकोणमिति से संबंधित बेसिक परिचय के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज ABC लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज ABC लिया है और इस बात को हमेशा याद रखना है कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज ही लिया जाता है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में हमने स्पष्ट लिख दिया है कि कोण B जो है वो आपको 90 डिग्री है, देख सकते हैं, यानी कि कोण B समकोण है। और त्रिभुज में कोण A और कोण C दो न्यून कोण हैं। देखिए, न्यून कोण का मतलब होता है कि जिस कोण की माप 0 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो। तो यानी कि इस त्रिभुज में जो आप देखते हैं कि कोण A और कोण C, ये कोण B से छोटा है लेकिन 0 डिग्री से बड़ा है। इस त्रिभुज में हम कोण A और कोण C के अनुसार सीखेंगे कि किस प्रकार किस कोण के लिए कौन सी भुजा लंब है और कौन सी भुजा आधार है। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोण A की जो सम्मुख यानी सामने वाली भुजा है वो BC है। इस त्रिभुज में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि कोण A जब हमने यहाँ लिया तो इसके सामने वाली भुजा ये BC है। इस BC को कोण A के लिए हम लोग लंब कहते हैं। और कोण A की जो आसन्न अर्थात संलग्न का मतलब हुआ सटा हुआ, तो कोण A से जो सटा हुआ भुजा है वह AB है, इसे हम आधार कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोण C के अनुसार जब हम लोग इस त्रिभुज में देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोण C की जो सम्मुख यानी सामने वाली भुजा है वो AB है, जिसे कोण C के लिए हम लोग लंब कहेंगे। ठीक इसी प्रकार कोण C की जो आसन्न भुजा है, आसन्न अर्थात संलग्न सटा हुआ भुजा, वो BC है। कोण C के लिए BC को हम आधार कहेंगे क्योंकि C से BC सटा हुआ है, संलग्न भुजा है। आगे हम लोग देखते हैं, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज में केवल 3 ही भुजा होते हैं। मतलब किसी भी त्रिभुज में सिर्फ 3 भुजा होते हैं, 1, 2 और 3। चूंकि हम लोग यहाँ समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज में भी भुजा 3 ही होते हैं, लेकिन उन भुजाओं के कुछ खास नाम होते हैं। उन नामों को भी आज हमें सीखना है। समकोण त्रिभुज में जब हम लोग देखते हैं तो पहली भुजा ये वाली और दूसरी ये और तीसरी भुजा हम लोग कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर कर्ण जो होता है वो लंब और आधार दोनों से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा, यानी कि कर्ण आधार और लंब से बड़ा होता है। तो जब हम लोग इस त्रिभुज में आगे की ओर बढ़ेंगे, और यहाँ पर हमने पॉइंट आउट कर दिया है कि वैसे तो प्रत्येक त्रिभुज में कुल 3 भुजा होते हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए, यहाँ पर हमने उन चीजों को मेंशन कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो पहली भुजा होती है उसे हम लोग आधार कहते हैं, यानी कि B। त्रिभुज के अनुसार आप लोग देखेंगे तो A और B जो है, लेकिन ये कोण A के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं, तो AB जो है वह आधार है। और समकोण त्रिभुज में दूसरी भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। लंब को शॉर्टकट में यानी संक्षिप्त रूप में P कहा जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर। आधार को B कहा जाता है, यानी कि बेस। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं, उसे शॉर्ट फॉर्म में H कहते हैं और अंग्रेजी में से हाइपोटेनियस कहते हैं। देखिए, कहते हैं कि समकोण त्रिभुज में कोणों के अनुसार लंब और आधार बदलता रहता है, जबकि कर्ण हमेशा स्थिर रहता है। यहाँ पर हम जब एक त्रिभुज लेते हैं, देखिए इस समकोण त्रिभुज में यदि हमने इसको A माना और इसको C माना और यहाँ पर हमने B माना, तो आप देख सकते हैं कि कोण B जो है वो आपका 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है। लेकिन कोण A और कोण C ये दोनों न्यून कोण हैं। जब हम कोण A लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि इस भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। लेकिन जब इसी त्रिभुज में हम कोण C लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा को यानी कि AB को हम लंब कहते हैं।
तो यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण के आधार पर आधार और लंब अर्थात बी और पी की जो स्थिति होती है वह बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा स्थिर रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। अब हम लोग इस त्रिभुज में कोण ए के अनुसार त्रिकोणमितीय अनुपातों की स्थापना करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर कोण ए लेंगे और कोण ए को ही आधार मानकर यहाँ पर हम कोण सी भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने कोण ए लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। केवल एक ही कोण के आधार पर हम लोग इस त्रिभुज में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की स्थापना करेंगे। तो जब हमने कोण ए लिया तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती है, लंब, आधार और कर्ण, यानी कि H, हम लोग देखेंगे कि एक बार लंब का कर्ण से जो संबंध है उसे क्या कहा जाएगा, फिर देखेंगे कि आधार का जो कर्ण के साथ संबंध है उसे क्या कहा जाएगा, फिर हम लोग देखेंगे कि कर्ण का लंब से क्या संबंध है, फिर देखेंगे कि कर्ण का आधार से क्या संबंध है और उसे किस नाम से जाना जाएगा, फिर हम लोग देखेंगे कि लंब का आधार से क्या संबंध है और उसे किस नाम से जाना जाएगा, और देखेंगे कि आधार का लंब के साथ क्या संबंध है उसे किस नाम से हम लोग जानेंगे। चलिए इस वीडियो में हमने पूरी तरह से हर बात को लिख भी दिया है, आप इस वीडियो को रोककर आसानी से देखकर इसे लिख भी सकते हैं। देखिए, तो हमने यहाँ पॉइंट आउट किया है नंबर 1 में कि लंब तथा कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं, यानी समकोण त्रिभुज में लंब P, समकोण त्रिभुज में लंब P और कर्ण H का जो अनुपात होता है यानी P/H होता है उसे हम लोग साइन थीटा के रूप में जानते हैं। यहाँ थीटा का मतलब हुआ कोणों की माप, चाहे वो 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो थीटा अर्थात कोणों की माप। तो P/H को हम लोग समकोण त्रिभुज में यानी कि लंब तथा कर्ण के अनुपात को साइन थीटा के रूप में जानते हैं। यहाँ पर हमने P/H, चूंकि जब हमने ये वाला कोण लिया है तो आप देख सकते हैं कि इसके सामने वाली भुजा जो है, सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा आपको यानी BC जो है ये P है, AC आपको कर्ण है, तो P/H को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने मेंशन किया है कि आधार तथा कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब आधार B और कर्ण H का अनुपात यानी कि B/H को हम लोग कॉस थीटा, मैंने बताया कि थीटा का मतलब होता है कोणों की, यहाँ थीटा अर्थात कोणों की माप। तीसरे पॉइंट की बात करें तो लंब P और आधार B के अनुपात को टेन थीटा कहा जाता है, यानी कि P/B, कहने का मतलब लंब बटे आधार अर्थात लंब और आधार का अनुपात जो होता है वो टेन थीटा कहलाता है, टेन थीटा। इसी प्रकार चौथे पॉइंट की बात करें, देखिए चौथा पॉइंट है कि कर्ण H तथा लंब P के अनुपात को हम लोग कोसेक थीटा कहते हैं। कर्ण H और लंब P इसे हम लोग कोसेक थीटा कहते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने ऊपर देखा कि P/H को हमने साइन थीटा कहा, साइन थीटा, और यहां हमने देखा कि कोसेक थीटा में H ऊपर की तरफ और P नीचे की तरफ। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का प्रतिलोम होता है, यानी साइन थीटा का उल्टा होता है। पांचवें बिंदु की बात करते हैं तो कर्ण H तथा आधार B के अनुपात को कोसेक थीटा कहते हैं, सॉरी सेक थीटा कहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि कर्ण H और B यानी आधार का जो अनुपात होता है वो कहलाता है सेक थीटा, यानी H/B। आगे देखिए कि छठे पॉइंट की बात करें हम लोग तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आधार B और लंब P का जो अनुपात होता है उसे हम लोग कॉट थीटा के रूप में जानते हैं। कहने का मतलब आधार B और लंब P का अनुपात यानी B/P जो होता है वो कॉट थीटा कहलाता है। यह मैंने बार बार आपको बताया कि थीटा जो है वो कोण की माप है, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये कोण की माप जो है इनको हम लोग थीटा से ही
इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग इस वीडियो के कुछ संक्षिप्त भाग को भी समझते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि साइन थीटा जो होता है वो होता है आपको P/H को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा को P/H कहते हैं। इसे हम लोग कोसेक का प्रतिलोम भी बोलते हैं। 1/कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा। दूसरी ओर हम देखें तो कॉस थीटा का मतलब B/H। इसे हम लोग सेक थीटा का प्रतिलोम भी कहते हैं, यानी सेक थीटा का उल्टा यानी कॉस थीटा। तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा को हम लोग P/B के रूप में लिखते हैं, यानी कि लंब बटे आधार। इसको हम लोग टेन थीटा कहते हैं। अच्छा, टेन थीटा को कॉट का यानी कि कॉट थीटा का प्रतिलोम भी पढ़ा जाता है। कॉट थीटा का प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। कॉट थीटा का प्रतिलोम। आगे देखेंगे कॉट थीटा को हम लोग B/P कहते हैं। इसे हम लोग टेन थीटा का प्रतिलोम भी कहते हैं। आगे है कोसेक थीटा। तो जो हमने यहाँ साइन थीटा देखा था उसका ठीक उल्टा, यानी कि साइन थीटा का प्रतिलोम जो होता है उल्टा होता है, वो कोसेक थीटा होता है। और लास्ट में हम देखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा यहाँ हमने देखा था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। यानी कि कॉस थीटा का जो प्रतिलोम होता है यानी कि उल्टा होता है उसे हम लोग सेक थीटा कहते हैं, और सेक थीटा का जो प्रतिलोम होता है उसे हम लोग कॉस थीटा कहते हैं। यहाँ पर साइन थीटा का जो उल्टा होता है उसे हम लोग कोसेक थीटा कहते हैं, और कोसेक थीटा का जो उल्टा होता है उसे हम लोग साइन थीटा कहते हैं। ठीक ऐसा ही आप देखेंगे कि टेन थीटा का जो प्रतिलोम होता है वो कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा का जो प्रतिलोम होता है वो टेन थीटा होता है।